दिस इज राधिका गौर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है संख्या पद्धति, इसका भी सेशन नंबर 3। और इस सेशन में हम सीखेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में? वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? तो चलिए हम बेसिकली शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और किस तरीके से हम उनके दशमलव को प्रसार कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि एक साथ ली गई सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर कहते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज़ को हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो शायद इस चीज़ को समझने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी कि क्या कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो हमें क्या मिलती है? वास्तविक संख्या। क्या मिलती है? वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उन्हें हम करते हैं आर से रिप्रेजेंट। क्लियर? वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही साथ संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा अर्थात रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी, इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस करा चुकी हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यदि बात आती है डेसिमल एक्सप्रेशन की, या फिर कह लीजिए एक्सपेंशन की, तो आप ये समझिए कि कोई भी यदि आपको संख्या दी गई है, उसके बाद में आपने कुछ ऐसे पॉइंट लिखे हुए देखे होंगे, वो क्या होते हैं, कैसे उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, यही सब हम इस सेशन में मेनली डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए, आपको एक रियल नंबर दे दिए गए। क्या नंबर दिए गए हैं आपको दिए गए हैं 10/3, 7/8 और 1/7। आपको इनका दशमलव से प्रसार करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप देखिए 10 में भाग करेंगे 3 का, तो देखिए 3 से 9 बार चला जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 का करेंगे 3 तिया 9, फिर से 9 बार चला जाएगा। क्लियर? किस तरीके से जाएगा ये समझिए। भाग देना तो आपको अच्छे से आता ही होगा। 10 है, 3 तिया 9, यहाँ तक हो गया। अब हमारा यहाँ पे बचा 1, 10 में से 9 गया, 1 बचा। लेकिन देखिए, जब 1 बचा तो सिंपल सी बात है, 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम आगे इसको और बढ़ाएंगे दशमलव की सहायता से। तो यहाँ से हम 0 बढ़ा लेंगे। क्लियर? फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 तिया 9। हम देखेंगे इस तरीके का एक पैटर्न बनता जा रहा है, 3.333 इस टाइप का एक पैटर्न आता जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से शेष 1 बचता जाएगा, भाजक हमारा 3 होता जाएगा और हमारा इस तरीके से कुछ पैटर्न बनता आएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल था 7/8। 8 में जब 8 का भाग जब 7 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे पहले। उसके बाद हम 0 बढ़ाएंगे इधर, 8 से 8 में जाएंगे तो 8 का जब भाग 8 की गुणा 8 में करते हैं तो 8 8 जो 64 होते हैं, 64 आ गया। बचेगा 6 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे पॉइंट के बाद, तो 8 7 56, यहाँ 7 लिख देंगे। फिर 8 का करेंगे, 4 बचेगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40। यहाँ पे ये देखिए खत्म हो गया। इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था। ये वाला सवाल देखिए, 1/7 था तो 7 का भाग 1 में देंगे। आप भाग जब देंगे तो आप क्या पाएंगे कि इस तरीके से 0 1 0.1 2 8 5 7 आगे बढ़ता ही जा रहा है, एक जगह पे रुक नहीं रहा। आपने देखा इस तरीके के आपको 3 तरीके के सवाल देखने को मिले।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेष आ रहा था हर बार 1 1 1 1 और भाजक 3 बन रहा था। यहाँ पे आपने देखा हर बार 6 4 0 इस तरीके से शेष बच रहे थे। और यहाँ पे आपने देखा 3 2 6 4 5 1 फिर से रिपीट होने लग जाएगा 3 2 6 5 1 इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा शेष में। क्लियर? अच्छा, इन चीज से हमें क्या समझ में आता है ये देखिए। आपने देखा कि जो पहला सवाल था उसमें कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाते हैं या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज की संख्या भाजक से कम होती है हमेशा। क्लियर? 1/3 में संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, भाजक 3 है। 1/7 में शेषों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, और इसमें 6 प्रविष्टियां आती हैं, 6 एंट्री आ रही है, मतलब 3 2 6 4 5 1, फिर आगे से 3 2 6 4 5 1 इस टाइप से रिपीट होगा और भाजक 7 हो जाएगा। तीसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल अर्थात कोशेंट में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड होता है। जैसे 1/3 के भागफल में 3 की पुनरावृत्ति होती है और 1/7 के लिए भागफल में पुनरावृत्ति कुछ इस तरीके की होती है। तो ये 3 पॉइंट आप समझिए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और किस तरीके से होता है। क्लियर? इसके बाद में आपको सवालों को हल करना भी आ जाएगा। अब 2 और स्थिति हैं जिनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। एक होता है, आपने वर्ड सुना होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा वर्ड सुना होगा आपने नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं शांत और इसको हम कहते हैं अनवसानी। क्लियर? ये क्या होते हैं ये समझते हैं। एक स्थिति हमारी ऐसी होती है जहाँ पे जो शेष है वो शून्य हो जाता है। जैसा कि आपने 7/8 वाले उदाहरण में क्या देखा था कि कुछ चरणों के बाद जो शेष है हमारा शून्य हो जाता है। तो जो दशमलव प्रसार हुआ वो सिर्फ इतना हुआ था 0.875। क्लियर? कुछ और उदाहरण में भी देखेंगे आप तो इतना ही बचा, मतलब आगे पॉइंट नहीं बढ़ाना पड़ रहा था, अर्थात शेष हमारा 0 हो गया। तो इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद जो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है और हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, अर्थात टर्मिनेटिंग दशमलव कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग संख्याएं कह सकते हैं। क्लियर? अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? जहां शेष कभी शून्य ही ना हो। जैसे आपने 1/3 और 1/7 वाले उदाहरण में क्या देखा था? हमने देखा था कि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, मतलब दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, रुकता ही नहीं है, 0 आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उदाहरण के लिए देखिए, आपने देखा 1/3 को हम 0.333333 कितना भी बढ़ा सकते थे और ये हमारा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसी संख्याओं को या ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप एक सवाल लेते हैं हम और समझते हैं। दिखाइए कि ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में ये जो हमारा नंबर है इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p/q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये दर्शाने के लिए तो आसानी से हम क्या करेंगे, मैं भाग दे देंगे इसका 1 का, भाग देंगे पॉइंट हटाने के बाद जितने उतने ही 0 आ जाएंगे जितनी संख्या आगे है, मतलब 6 0। तो ये हमारे किसके फॉर्म में हो गया? परिमेय संख्या की फॉर्म में दर्शा दिया। क्लियर? तो अब हम बेसिकली उस स्थिति पर विचार करेंगे जब दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? अनवसानी हो जाता है। क्लियर? ये तो हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे के उदाहरण देखिए। दिखाइए कि ये जो नंबर है इसको 0/3 बार लिख देते हैं। बार का मतलब होता है कि ये जो 3 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम ये बार का इस्तेमाल करते हैं 3 के ऊपर। तो p/q में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं, हमें ये दर्शाना है। तो देखिए, हम इस नंबर को इस तरीके से दर्शाना है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 0/3 का बार है ना उसको हम x मानेंगे, मतलब x बराबर कर लेंगे 0.3333 इस तरीके से।
अभी हमें एक युक्ति लगानी पड़ेगी। क्या हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10x बराबर हो जाएगा 10 गुणा 0.3333। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3.3333 के बराबर हो गया 10x। क्लियर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 + x के बराबर में लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर इतना है। क्लियर। कोई कंफ्यूजन ऑब्वियसली आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं 3 + x। क्लियर। तो यहाँ से हमें मिलेगा, इधर ले आएंगे 10x - x बराबर हो जाएगा 3। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9x बराबर 3। तो x बराबर आ जाएगा 3/9। तो x बराबर आ जाएगा 1/3। तो हमने देखा कि हमने इसको p/q की फॉर्म में व्यक्त कर दिया। इस तरीके से हमारा सवाल हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ इसी प्रकार से है कि हमें इस नंबर को p/q में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं, यह दर्शाना है। तो देखिए, हमने ये नंबर लिया। क्लियर। 2 अंकों की पुनरावृत्ति है, इसीलिए हम 100 से, देखिए वहाँ पे 1 अंक की पुनरावृत्ति थी तो हमने 10 से गुणा किया था। यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे। ये हमारी एक ट्रिक है, इन सवालों को हल करने की। तो हमने 100x को इसके बराबर लिख लिया। 100x को हम 126 प्लस इतने के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारा x के बराबर है, तो इसको हम लिख लेंगे कि 100x - x बराबर 126 हो गया। यहाँ से 99x किसके बराबर हो गया, 126 के। x बराबर हो गया 126/99 करेंगे तो 14/11 आ जाएगा, 14/11। ठीक है। यहाँ पे यदि आपको मेरे कैमरे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए x बराबर हुआ था 126/99, जिसको हम 14/11 लिख सकते हैं। तो x बराबर 14/11 आ गया। ये क्या हुआ, बेसिकली ये हमारा एक पूर्णांक हुआ। ठीक है, मतलब एक परिमेय संख्या के रूप में हमने, मतलब p/q की फॉर्म में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अगला सवाल देखिए, एक संख्या दे रखी है, उसको भी हमें देखना है कि p/q की फॉर्म में हम उसे व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे कि 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 23.53535। यहाँ से 100x बराबर हो जाएगा 23.3 प्लस कितना 2.23535। तो 100x बराबर हो जाएगा 23.3 प्लस x। क्लियर। इतना समझ में आया। यहाँ से देखिए, इस सवाल को आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसको करेंगे हम कि 100x बराबर हो जाएगा 23.3 प्लस x। तो यहाँ से 100x - x बराबर हो जाएगा 23.3। 99x बराबर हो गया हमारा 23.3। तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 233/990। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, करना चाहे कर लीजिए और इजी लैंग्वेज में, वरना इसमें ही आपको दिख रहा है कि हमने ये सवाल को p/q की फॉर्म में लिख लिया। तो हमने ये इससे क्या समझा, हमने समझा कि एक परिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अफसानी आवृत्ति का होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अफसानी आवृत्ति है एक परिमेय संख्या होती है। ये चीज आप समझ लीजिए। तो देखिए, आपने जैसे क्वेश्चन को इसको हल किया उसी तरीके से हम इसके विलोम को अर्थात इसको भी हल कर सकते थे कि 2/3 को इसके बराबर लिख सकते हैं या नहीं। इसका हम क्या करते हैं कि 233 में भाग करते 990 का, तो हमारा जो उत्तर आता कुछ इस तरीके से बन के आता। ठीक है। तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि कोई भी हमारी जो परिमेय संख्या है उसका हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं, वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यदि ऐसा हो रहा है तो वो संख्या परिमेय संख्या है, और साथ ही जिन संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है वह परिमेय संख्या तो है ही। इतना आपको समझ में आया। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, और हम इस सेशन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इससे भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि मैं आपको अभी तक समझा चुकी हूँ कि जब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, कैसे उन्हें दर्शाते हैं,
अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे उन्हें दर्शाते हैं, साथ में हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले सेशन में हम इस सेशन की एक्सरसाइज करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन सवालों को और अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ ही चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।